हेलो गाइस एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ लेट्स कनेक्ट। आज का हमारा ये एपिसोड उन यंग इंडिविजुअल्स के लिए है जो वर्क लाइफ बैलेंस जैसे चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और जो एक सोशल कॉज से जुड़ना चाहते हैं और सोसाइटी में अपना एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। आज के हमारे गेस्ट ना ही एक सीएस हैं बल्कि एलएलबी और एलएलएम जैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिग्रीज अचीव करके एजुकेशन का इम्पोर्टेंस बताते हैं। सो लेट्स कनेक्ट यू विद मिस भूमिका शक। हेलो मैम, कैसे हो आप? हाय अमरजोत, आई एम गुड। कैसे चल रहा है लाइफ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लाइफ हमेशा की तरह बहुत अच्छी चल रही है। आपकी सीएस की जर्नी जानना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा कि आपने उसे क्यों चुना? तो अमरजोत, मेरी सीएस की जर्नी अगर मैं कहूँ तो काफ़ी खूबसूरत रही है। अगर मैं मेरी आंखों से देखती हूँ तो ऐसा था कि जैसे मेरी स्कूलिंग है वो अलवर में हुई। उसके बाद पेरेंट्स के पास इतना अमाउंट नहीं था कि वो मेरे लिए हॉस्टल्स अफोर्ड कर सकें, तो मैं यहाँ पे अपने नाना नानी जी के घर ही रही। पर एक होता है कि आप जब अपने रिलेटिव्स के साथ रहते हैं तो वो एक अलग लेवल का स्ट्रगल होता है। मतलब मेरे पास इतना अमाउंट नहीं होता था कि मैं अपने ट्यूशन से अपने घर तक या फिर अपने घर से ट्यूशन तक जा सकूं, तो मैं बस से ट्रैवल करती थी। फिर अपने सीएस की पढ़ाई के साथ साथ मैंने होम ट्यूशन देना स्टार्ट करा, क्योंकि मुझे घर से ऑब्वियसली पैसे लेना नहीं अच्छा लगता था और आई गेस किसी को भी नहीं अच्छा लगता होगा जब उनको पता है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं घर घर जाके, मतलब मेरे 3-4 होम ट्यूशन्स होते थे, तो मैं वहाँ से मेरे को जो अर्न होता था मैं उससे ही अपना एक्सपेंस निकालती थी। और मुझे कुछ किताबें लेनी है अपने लिए या अपनी कोई भी ट्यूशन फीस भरनी है तो मैं कोशिश करती थी कि मैं उसी से ही कर दूँ, घर से कम मांगूँ। और एक होता है कि आपको जब आप अपनी रिलेटिव्स के साथ रहते हैं तो आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ उनको ये फील भी कराना होता है कि आप उनके लिए बोझ नहीं हो। तो जब आप ये उनको फील कराते हो कि आप उनके लिए बोझ नहीं हो, तो आपको उनके साथ काफ़ी सारी चीज़ों में उनकी हेल्प करानी पड़ती है, चाहे वो घर के कामों में हो, चाहे वो बाहर के कामों में हो। और मेरे नाना नानी जी की एज काफ़ी हो चुकी थी तब तक, तो ऑब्वियसली ये नहीं हो पाता कि वो मेरे लिए कुछ करें, मुझे ही उनके लिए हेल्प करना होता था, हाउस होल्ड वर्क करने होते थे। क्योंकि एक होता है कि जब आपको पता है कि एक जब भी कोई भी इंसान जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है तो पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन जब कोई पर्सन फाइनेंशियली वीक होता है या उसका टाइम ऐसा चल रहा होता है तो मुझे लगता है कि दुनिया उसके साथ नहीं खड़ी होती है, वो एक अकेला हो जाता है, उसको अकेले ही अपना लाइफ का स्ट्रगल करना पड़ता है। उस टाइम ऐसा होता था कि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, वो आउटिंग करने जाते थे बट मैं नहीं जा पाती थी, क्योंकि मेरे लिए ऑब्वियसली अगेन पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि मुझे पता है मेरे माँ बाप मेरे लिए किस तरह से पैसा जोड़ जोड़ के या उन्होंने अर्न किया है, तो मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। तो मेरा पूरा फोकस पढ़ाई पे ही था। मैं कम से कम 12-13 घंटे सीएस की पढ़ाई करती थी। बाकी जो मेरे पास टाइम बचता था उसमें मैं अपने नाना नानी जी की हेल्प करवाती थी, घर के कामों में हो चाहे वो बाहर के कामों में हो। उसके बाद जो मेरा थोड़ा बहुत टाइम बचता था मैं उसमें थोड़ा बहुत मेडिटेट करती थी ताकि मैं अपने आप को पॉजिटिव रह सकूं, क्योंकि उस टाइम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती थी कि जो आपको नेगेटिवली काफ़ी इम्पैक्ट कर जाती है, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल हो चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों। लेकिन शायद वो पॉजिटिविटी है जो मुझे इतना खींच लाई और मेरी जर्नी को, मेरी एजुकेशन जर्नी को पूरा करने में जिसने हेल्प करी। तो आपने एलएलबी एलएलएम किया पर एडवोकेसी फील्ड को चुना नहीं, ऐसा क्यों? ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि आपने एलएलबी एलएलएम कर लिया लेकिन आपने एडवोकेसी फील्ड क्यों चूज़ नहीं करा। तो इसका मैं एक एक्सपीरियंस है मेरा, मैं उस चीज़ से इसको जोड़ना चाहूँगी। एडवोकेसी मैंने कभी भी अर्निंग पर्पस से नहीं किया था। मैं एक एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ और वहाँ पे मैं काफ़ी सारे स्लम एरिया या फिर जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनसे मेरा रेगुलर एक्सपीरियंस होता रहता है। तो ये चीज़ मैं इन लोगों से, मेरे को 5-6 साल हो गए मेरे को इस एनजीओ से जुड़े हुए। तो मेरा एडवोकेसी करने का मेन मोटिव सिर्फ इतना था कि जब भी कभी भी किसी भी पर्सन को जो स्लम एरिया में रहते हैं या जो एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर पाते, मुझे उनके लिए काम करना है।
अगर कभी अभी तक मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं आई है, लेकिन इन फ्यूचर कभी मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आती है कि कोई भी पर्सन जो एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर पाते, अगर वो मुझे आके बोलें कि आप मेरे केस में हेल्प कर दो, तो मुझे उसके लिए उस एडवोकेसी को बचा के रखना है। मेरा कभी भी एडवोकेसी एक अर्निंग पर्पस के लिए नहीं रहा है। एज यू सेड, आप एक एनजीओ से जुड़े हैं, वेरी गुड। हम कोशिश करेंगे कि हम भी इन कामों में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएँ। मैं जानना चाहूँगा क्या इंस्पिरेशन रही थी इस एनजीओ से जुड़ने के पीछे? तो अमरजोत एनजीओ से मैं ऐसे जुड़ी, मुझे 4-5 साल हो गए, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे एनजीओ से जुड़े हुए। तो ऐसा था कि जब भी मैं अपने घर से ट्यूशन जाती थी या ट्यूशन से वापस घर आती थी, तो मैं फुटपाथ पे या रेलवे स्टेशन पे या फिर स्लम एरिया, तो मैं देखती थी कि इन लोगों का जीवन काफ़ी मुश्किल भरा है। तो मुझे हमेशा से लगता था कि मुझे इनके लिए कुछ करना है, चाहे वो 100 में से 1% ही क्यों ना हो। मुझे पता है कि एक अकेला इंडिविजुअल इतना बड़ा बदलाव तो नहीं ला सकता सोसाइटी में, लेकिन अगर मैं 1% भी उनके लिए कुछ कर पा रही हूँ या 0.0001% भी मैं उनके लिए कुछ कर पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। तो मैं हमेशा से, जब मैं उनको देखती थी, बट मेरे पास खुद के पास इतना अमाउंट नहीं होता था कि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। तो मुझे पता है कि जब हम ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं तो कितनी मुश्किलें पड़ती होगी उस ज़िंदगी को जीने में। तो वहीं से मुझे अंदर से ये हमेशा से था कि मुझे इनके लिए कुछ करना है, चाहे वो एक छोटे लेवल पे ही क्यों ना हो। तो मैं काफ़ी चीज़ें, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ। तो मैं काफ़ी सर्च करती थी कि ऐसी काफ़ी सारी संस्थाएं थी जो इन चीज़ों से जुड़ी रहती थी, लेकिन मुझे एक एनजीओ मिला जो ज़ीरो फंड ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनका कोई फंडिंग से रिलेटेड कुछ भी काम नहीं है। हम लोग डायरेक्ट ऑन फील्ड काम करते हैं। मैंने उनके बारे में पढ़ा, मैंने उनके बारे में सर्च किया और वो मुझे बहुत जेन्युइन लगे। मैं उनके साथ जुड़ी, जो मैं करना चाह रही थी, चाहे वो स्लम एरिया के बच्चों के लिए क्यों ना हो, चाहे वो इस तरह के लोगों के लिए क्यों ना हो, तो मैं वहाँ पे जाती हूँ और मैं बच्चों को वहाँ पे पढ़ाती हूँ। और हम लोग जो बच्चे, जैसे अगर हम एक देखें रिच और पुअर किड, तो एक जो रिच किड जो इजीली एक्सेसिबल है उनके लिए फूड आइटम्स, जो एक गरीब बच्चे के लिए नहीं एक्सेसिबल, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम उनको कभी कभी वो चीज़ें खिलाएं, जैसे कि केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, बर्गर हैं, पिज़्ज़ा है। आई नो ये अनहेल्दी है, लेकिन कभी कभी उनका भी मन कर ही जाता है। हम लोग यही कोशिश करते हैं कि उनको कोई ये ना कह दे, अरे हमने ये खाया या तुमने ये नहीं खाया कभी। तो एक होता है बच्चों के मन में वो भावना आ जाती है। दूसरी चीज़, जो पढ़ाई का महत्व मेरे लिए हमेशा से रहा है, तो मैंने हमेशा यही कोशिश करी है कि मैं बस्ती में जाऊं और उन बच्चों को इस तरह की एजुकेशन दूं ताकि उनकी लाइफ में बदलाव आए। देखिए, फूड तो जो ऐसी चीज़ है तो कहीं से भी अरेंज हो जाएगा, बट एक एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो एक उनके लॉन्ग टर्म में उनकी लाइफ में वो याद रखेंगे, जो उनकी लाइफ चेंजिंग एलिमेंट की तरह काम करेगा। तो हम लोग वहाँ पे कराटे सेशंस ऑर्गेनाइज करवाते हैं बच्चों के लिए, या फिर ताकि जो लड़कियां हैं वो अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए लड़ सकें, अगर इन केस उनको कभी ज़रूरत पड़े तो। खुदा ना खास्ता ऐसा कभी ना हो, बट इन केस उनको ऐसी ज़रूरत आए तो वो अपने आप को बचा पाएँ कोई भी अनवांटेड सिचुएशन से। और बाकी हम लोग पूरी कोशिश यही करते हैं जैसे कि उनको एक आम बच्चों की तरह जीना सिखा दें। लिटरली अमोजद, मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करूँगी। मैं जब 4-5 साल जब मैं इस एनजीओ से जुड़ी थी, तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जो उन बच्चों का चेंज आया है वो लिटरली आपको फील होगा। उनके रहन सहन में देखोगे, आप उनके खाने के तरीके में देखोगे, आप उनके बोलने के तरीके में देखोगे, उनको जो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस समझ आई है, आप उनको देखोगे तो आपको समझ आएगा कि आप एक इंडिविजुअल लेवल पे भी आप एक बदलाव ला सकते हो। तो मैंने वो चेंज उन बच्चों में नोटिस किया है कि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हुआ है, मैंने लिटरली वो नोटिस की है वो चीज़, और ये मेरे लिए बहुत खास है। तो प्रोफेशनल लाइफ अपनी और पर्सनल लाइफ
और साथ में सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन देना। यंगस्टर्स के लिए आज के टाइम में ये सबसे बड़ा चैलेंज या प्रॉब्लम कह सकते हो, तो आपने इसको क्रैक कैसे किया? आपका क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है अमरजोत। पहली बात तो ऐसा होता है अमरजोत कि जैसे आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ प्लस आपका जो सोसाइटी के लिए अगर एक कंट्रीब्यूशन है तो उसको मैनेज करना, मतलब मुझे लगता है कि ये आपके प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें प्रायोरिटी है लाइफ में। ये 3 चीज़ें मेरे लिए प्रायोरिटी है, लेकिन कभी शायद किसी और पर्सन के लिए कुछ और चीज़ें प्रायोरिटी पे होंगी। मेरे लिए, या मैं इनको इस तरह से मैनेज करती आई हूँ कि आपको पता है यार कि पर्सनल लाइफ में आपके पेरेंट्स की आपके लिए काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। आपको घर जाके उनको थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि आपको पता है कि वो ज़िंदगी भर आपके साथ नहीं है। जैसे अगर आपकी मैरिज हो जाती है तो आपको पता है एक दूसरे घर में आपको जाना है जहाँ पे आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं हैं। तो आपको पता है कि ये टाइम बहुत ख़ास है जब आपको आपके पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना है। प्रोफेशनल लाइफ में मैं कहूँगी कि आपको आपके ऑफिस कलीग्स हैं या आपका अपर डिपार्टमेंट या जो भी आपके कलीग्स आपके साथ काम कर रहे हैं, उनकी आपके लिए बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है। तो आपको पता है कि आपको वो एक्सपेक्टेशंस पे भी खरे उतरना है आपको, क्योंकि हर एक प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप जिस भी रोल पे या जिस भी पोजीशन पे काम कर रहे हो तो उस हिसाब से आपके पास उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, तो आपको वो भी मैनेज करना है। तो और थर्ड जो आपने मुझे पूछा सोसाइटी कंट्रीब्यूशन वाली चीज़, ये मुझे लगता है, मुझे नहीं पता ये हर एक के साथ ये वाली सिचुएशन है या नहीं, बट मैं इस चीज़ को इस तरह से मैनेज करती हूँ। मैं हर संडे अपना टाइम निकालती हूँ कि मैं कोई कैफ़ेज़ में फ्रेंड्स के साथ ना जाके या कोई क्लब पार्टीज़ में ना जाके, मैं वो जो मेरा समय है, जो संडे का मुझे टाइम मिलता है, मैं उसे उन बच्चों के साथ बिताना ज़्यादा खुशकिस्मती समझती हूँ। क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ वो बच्चे दूर से ही मुझे पहचान जाते हैं, तो वो एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो शायद यही चीज़ मुझे इस चीज़ से जोड़े रखता है कि मुझे हर संडे या कोई ना कोई ऐसा, अगर मैं संडे नहीं भी जा पा रही हूँ तो वर्किंग डेज में मैं इवनिंग में कुछ ऐसा टाइम निकाल लूँ ताकि मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ। तो यहाँ मैं अपना जो मेरा सोसाइटी को लेके जो भी कंट्रीब्यूशन है थोड़ा बहुत, वो मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ। अगर मैं मानूँ अपनी पर्सन, तो मैं ऑफिस के बाद मुझे जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, मैं अपनी मम्मी को वॉक पे लेके जाती हूँ, वहाँ पे मैं उनके साथ थोड़ा इंटरेक्ट कर लेती हूँ। मेरे फादर एक्चुअली 15 डेज अलवर रहते हैं और 15 डेज यहाँ रहते हैं, तो घर का भी काम देखना पड़ता है। जो फादर, आपको पता है कि एक फादर की इम्पोर्टेंस कितनी होती है घर में। तो जब वो नहीं रहते हैं तो जैसे जो भी बेसिक से लेके काम है, चाहे वो गैस सिलेंडर हो, चाहे वो सब्जी लाना हो मार्केट से, तो भी जो भी बेसिक काम होते हैं जो स्पेशली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तो हमारे फादर कर लेंगे या हम उन पर डिपेंड हो जाते हैं, तो वो काम मैं जैसे संडे को मैनेज कर लेती हूँ, या फिर ऑफिस के जाने के बाद मैं अपनी मदर के साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि हम इस काम को कैसे कैसे करेंगे आगे। थर्ड, प्रोफेशनल लाइफ में मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे मैनेजर्स या फिर मेरे कलीग्स को लेके, मेरे को लेके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मैं पूरी कर पाऊँ। मेरे को जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं मैं उनको एक पॉजिटिव तरीके से निभा पाऊँ, ये मेरे लिए हमेशा से एक काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। बट एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि एक आपको मेंटल बैलेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि पर्सनली आप कभी कभी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप सोच रहे होते उस तरीके से नहीं चलती है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो। और जब भी हम एनजीओ में जब मैं जाती हूँ, जब बस्ती में जाती हूँ, तो वहाँ के बच्चों को मैं देखती हूँ, कोई किस बीमारी से जूझ रहा है, कोई किस बीमारी से जूझ रहा है, तो एक उनको डॉक्टर तक ले जाना, उनका ट्रीटमेंट करवाना, तो ये सारी चीज़ें एक टाइम पे जब माइंड में एक साथ चलती है तब मुझे बस ये देखना होता है कि यार इस टाइम पे मेरे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऑफिस में हूँ तो ऑफिस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर मैं पर्सनल लाइफ में हूँ तो शायद मेरी मदर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, या उस टाइम अगर फादर भी घर में प्रेजेंट हैं तो फादर भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए उनकी कभी कभी लेकिन ऐसा होता है कि मैं शायद अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इम्पोर्टेंस दे देती हूँ, और ऐसा शायद 75% ऐसा होता है कि मैं ऐसा कर लेती हूँ। और थर्ड, जो एनजीओ वाली चीज़ है जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें मैं बहुत रेयर होता है कि मैं कोई मतलब सेक्रीफाइस करूँ कि नहीं यार ये चीज़ को हटा के मैं पहले अपनी पर्सनल लाइफ को इम्पोर्टेंस दे दूँ। बट वहाँ पे यही होता है कि मैं अपने
एनजीओ को इम्पोर्टेंस देती हूँ, तो संडे मेरा टाइम वहीं जाता है। तो इसी तरह से मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं तीनों चीज़ों को बैलेंस कर पाऊँ अपने मेंटल पीस के साथ और अपनी एक पॉजिटिव सोच के साथ। आपने मेंटल बैलेंस की बात की, 3 जगह पे आपको फोकस रखना है, प्रायोरिटी की बात की, तो एक टाइम पे काफ़ी चैलेंजिंग होता है जब आप इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हो, तो उस टाइम पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके लिए पेशेंस कितना? तो पेशेंस मुझे लगता है अमरजोत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके मेंटल पीस के लिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी लाइफ में आपको ऐसी ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है जो आपके हिसाब से नहीं हो रही है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो आपके, अगर मैं मेरी बात करूँ, चाहे वो अपने सोसाइटल पर्पस के लिए क्यों ना हो। बट पेशेंस एक ऐसी चीज़ है कि शायद ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है, लेकिन कभी कभी सामने वाले के लिए वो चीज़ नेगेटिव भी बन जाती है। तो उस टाइम पे भी पेशेंस रखना मुझे लगता है ये एक आर्ट है। पेशेंस को मैं इस तरह से मेंटेन करती हूँ कि मैं, शायद मेरे अंदर टॉलरेंस पावर बहुत अच्छा है, ये शायद मेरे अंदर एक क्वालिटी दी है मुझे खुदा ने कि मैं टॉलरेट कर लेती हूँ। कभी कभी शायद मैं शो भी कर देती हूँ, लेकिन मेरा मैक्सिमम मेरा यही रहता है कि मैं साइलेंट हो जाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है साइलेंट होना भी एक आर्ट है जो बहुत मुश्किल से आपके अंदर आता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो जब मुझे लगता है कि आप, अगर आप किसी सिचुएशन में आपकी कहीं डिसरिस्पेक्ट भी हो रही है, उस टाइम आपको पेशेंस रखना, या उस टाइम आपको वो चीज़, या आपके ऊपर किसी ने चिल्ला दिया, या आपको पता है कि आप किसी के लिए बुरा नहीं चाह रहे हो, या आप किसी के लिए गलत नहीं सोच रहे हो, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि सामने वाले पर्सन आपका व्यू पॉइंट नहीं समझ पाते, पर आपके मन में ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप किसी पर्सन के लिए गलत चाहो, या किसी पर्सन के लिए आप कुछ गलत कर रहे हो, या किसी के लिए गलत बोल रहे हो। बट ये हो जाता है, शायद व्यू पॉइंट डिफरेंट हो जाता है हमारे लिए। तो वहीं आपको पता है कि वो चीज़ चल रही है, लेकिन स्टिल आपके अंदर वो पेशेंस, वो मुझे लगता है वो हमारे मेंटल पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए, चाहे हम कोई किसी बड़े महात्मा को सुने, उनके थॉट सुने, हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, तो हमारे अंदर वो, मैं जनरली ओशो को सुनती हूँ बहुत, तो शायद ये पेशेंस, कभी कभी मेरे अंदर थोड़ा भी मुझे लगता है यार मेरे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, तो मैं उनको सुनना चालू कर लेती हूँ, ताकि वो मेरे अंदर की जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए। अगर मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये भी होता है कि यार इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया है, तो वो थॉट आते ही मैं अपने आप को पॉजिटिव कर लेती हूँ कि नहीं यार, उसने अगर कुछ किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, या अगर उसके अंदर ऐसा थॉट आ रहा है मेरे को लेके, तो शायद मुझे उस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें मैं, कोई भी जो महान आत्मा हुए हैं हमारे देश में, मैं उनको सुनती हूँ, तुरंत सुन लेती हूँ, ताकि वो चीज़ तुरंत बैलेंस हो जाए। तो शायद इसी तरह से मैं अपना पेशेंस मेंटेन रखती हूँ, अपने आप को न्यूट्रल रखने की कोशिश करती हूँ, कि बस यही है। हमारे यूथ को, हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? हाँ मौजूद ज़रूर, मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जो मैसेज देना चाह रही हूँ वो लोगों तक पहुँचे, आपके इस चैनल के थ्रू पहुँचे। तो मैं ये मैसेज जो है मेरा, मैं एक इंसिडेंट के साथ देना चाहूँगी कि मैं मेरे बचपन का एक इंसिडेंट शेयर करूँगी, जहाँ पे ऐसा हुआ है कि हमारे पास, जैसे एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स आते हैं घर में। तो मेरी मदर मुझे बाथरूम में लेके जाके, मुझे याद है कि वो मुझे आम काट के खिला रही थी, क्योंकि इतने फ्रूट्स नहीं होते थे खाने के लिए। तो वहाँ से भी, अगर हो सकता है आपके जो और व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में भी कभी ना कभी ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए हों, तो कभी वो ही सोच के हम ये देख लें कि यार कितने बच्चे ऐसे हैं जो इन चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको जो वो चाहते हैं वो चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो अगर हम थोड़ा सा भी सोसाइटी के लिए कर सकें, या उनकी एजुकेशन में हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, स्पेशली जो लड़कियां हैं, ताकि वो सही गलत का फैसला ले सकें अपनी लाइफ में, चाहे उनके साथ इन फ्यूचर कुछ भी ऐसा हो रहा हो जहाँ पे उनको अपने लिए एक स्टैंड लेना पड़े। तो मुझे लगता है एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको वो चीज़ सिखा देती है। तो आपके व्यूअर से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने जीवन में थोड़ा सा टाइम निकाल के उन बच्चों से मिलें और कोशिश करें कि आप उनको थोड़ा बहुत, मैं फूड में तो नहीं कहूँगी, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप उनको थोड़ा बहुत भी अगर एजुकेट कर पाएँ
एक रेगुलर बेसिस पे थोड़ा सा टाइम निकाल के, तो वो उनकी लाइफ में एक गेम चेंजिंग का काम कर सकता है। सो या और एक मैसेज और है जो मुझे लगता है कि यूथ्स को मोटिवेट करेगा शायद सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए। वो मैं अपनी एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगी कि बचपन में जैसे मैंने बताया कि हम लोग की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो ऐसा होता था कि मेरे कज़न्स जो कपड़े देते थे उनके पहने हुए, मैं वही पहन के मैंने मतलब अपना ऑलमोस्ट अपना बचपन निकाला है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं यूथ को बोलना चाहूँगी कि आप इस चीज़ को भी कंसिडर करिए। क्लोथ, अगर आपके घर में कोई ऐसे क्लोथ्स हैं जो आपके अनयूज्ड हैं या उनको नहीं पहनते हो, तो आप वो उन गरीब बच्चों को दें, ताकि शायद कुछ बच्चे ऐसे जिनके शरीर पे कपड़े लेने तक भी उनके पास नहीं है, उनकी कंडीशन इतनी बुरी होती है, तो आप अगर इतना भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो शायद कोई बच्चा अपने शरीर पे कपड़े तो पहन सकता है एटलीस्ट। तो मैं ये भी आपसे एक मेरी काश है कि आप ऐसा करें, क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी है कि मतलब मैंने जब अपने कजन्स के उतरे हुए कपड़े पहने हैं, बचपन निकाला है, तो शायद मैं इस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझती हूँ। तो आप लोग भी, अगर आपके व्यूअर्स भी ऐसा कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सके तो वो भी बहुत। सो थैंक यू मैम हमारे शो पर आने के लिए, हमें अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स से इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, आपके इतने प्यारे मैसेज को हम आगे ले जाने की कोशिश करेंगे कि जो आप करना चाह रहे हो, जो ज़रूरत है, जो चेंज की ज़रूरत है, वो पॉसिबल हो सके। थैंक यू सो मच अमरजोत, और आई होप आप इस तरह से और अच्छे पॉडकास्ट करें। तो मेरी यही आशा है आपके साथ, आप अपने करियर में काफ़ी ग्रो करें। तो थैंक्स टू यू एंड थैंक यू। एपिसोड ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा, बोथ एज अ प्रोफेशनल एंड अ ह्यूमन बीइंग। मेरा आज के इस एपिसोड का मैसेज सिर्फ यही है कि जब भी आपके मन में ये सवाल आए कि आप इतने प्रिविलेज्ड क्यों नहीं हैं, तो अपने से ज़्यादा समर्थ लोगों को देखने से पहले अपने से कम समर्थ लोगों को भी देख लें।